यस। तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोगों ने हाइड्रेशन, ठीक है, उसके किस तरीके से क्या निकाले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये वाले थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो बीबीटी जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं, तो वो आपको बताना जरूरी था यहाँ पे। जो अगर मैं पूछूं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बॉन्ड किस कैटेगरी का होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ना शेयरिंग को फोकस करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से शेयरिंग हुई है, और शेयरिंग के बेस पे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बच्चों क्या बोलते हैं कि जस्ट लाइक ए कोवैलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक ए कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से आपका फॉर्म हुआ है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल 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 सही आंसर है। यस, ध्यान दो। तो मैं यहां से एक दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है। दिस मेथड डिस्क्राइब, ठीक है, बॉन्डिंग यूजिंग, क्या यूज करते हैं बेटा, बीबीटी हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसको यूज करता है ना, कौन क्या क्या चीजों को यूज करता है। एक तो बच्चों यूज करता है, आपको पढ़ा था हाइड्रेशन प्रोसेस। यस। एक तो बच्चों ये फॉलो करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉलो करे करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ बच्चों ये फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनको फॉलो करेगा। और फिर यहाँ पे आपके ये मान के चलना है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, जो लीगेंड होंगे, क्या बच्चों, लीगेंड, लीगेंड्स आर द डोनर, लिगेंड आपके डोनर्स है। वो आपके, उन्होंने क्या करा, सीधा सा पॉइंट समझने की कोशिश करो, एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम एम है, ठीक है, हम सपोज यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे मान ले एक्स एक्सिस है, या आपका बाई एक्सिस है, या आपका सपोज जेड एक्सिस है, मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लीगेंड आएगा, इधर से लीगेंड आ रहा है, यहाँ लीगेंड आ रहा है, ठीक है, ये लीगेंड आ रहे हैं, ये सारे के सारे लीगेंड्स यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है। 6 लीगेंड आपके यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स, जो आपके यहाँ पे ये आपका मेंटल एटम होगा, ठीक है, एम इज अ मेंटल एटम, इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पे एक तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों कैसे बनेगा, शेयरिंग के थ्रू बनेगा। और शेयरिंग में कौन कौन चीजें यूज की जाएंगी, तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ फॉलो किया जाएगा बेटा लिगोन, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उनका मूवमेंट है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट है टुवर्ड्स वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे एक कंपाउंड आपका जनरेट होगा। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं डॉट स्ट्रक्चर से, डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं लीविस स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, ये आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच लगने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच फॉलो नहीं होती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग के बेस पे कहानी होती है। हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है, बस सिंपल सी कहानी ये है। और उसी में क्या होगा कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी विल अप्लाई। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच अप्लाई होती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच अप्लाई मतलब आयनिक नेचर, मतलब सीएफटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आयनिक नेचर डेवलप होगा, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और आयनिक बॉन्ड मतलब इन बिटवीन लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिस्पेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लीगेंड और मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड डिफाइन होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच वर्क करती है, जिसकी वजह से वहां पे आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा हम लोग बात करेंगे, वहां पे स्प्लिटिंग कैसी होगी, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, समझते हैं। ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा समझ में आया, कल वाला सेशन उसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड के साथ। तो हेडिंग डालते हैं आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कैसे क्वेश्चंस बनता है समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीजें आपको थ्री में समझ में आएंगी, ठीक है, सीएफटी में। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये थ्योरी बच्चों डेवलप किसने करी थी, ठीक है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया था, डेवलप किसने किया था, तो नाम है बच्चों
नाम आपका है हंस, HANS एंड VETHE, हंस वेथे, ठीक है, हंस वेथे एंड जॉन ब्लैक, BLECK, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बच्चों इस CFT को डेवलप किया था, ठीक है। एक तो जॉन ब्लैक है, एक बच्चों आपका हैंस बेथे है, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट्स क्या क्या है, CFT के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हमारे मेन पॉइंट्स कौन से हैं। तो मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assume that bonds between central metal atom or ion and ligands are purely ionic। मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसा एज्यूम करती है कि जो बॉन्ड होगा सेंट्रल मेटल एटम और बच्चों आयन, सेंट्रल मेटल एटम सेंटर पे मिलेगा, वो बाहर से लिगेंड है। तो CFT कहती है कि बच्चों वो आपका जो बॉन्ड है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, वो कोई आपका यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, वो आपका कैसा है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड है। कैसा है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर आयोनिक बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड्स को बच्चों कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, जरा याद करो, पॉइंट पॉइंट चार्ज, दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड को लिगेंड ही माना गया है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। सब कुछ आपके, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज वाले हो, कैसे भी हो, सबको लिगेंड ट्रीट किया गया है। वहां पे शेयरिंग हुई है, और शेयरिंग के बेस पे हमारा आंसर क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। और हर जगह बच्चों हम लोगों ने फॉलो कैसे किया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, और इसी के बेस पे बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे EN रूल को अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, तो ऐसा बोला गया कि अकॉर्डिंग टू CFT हमारे जो लिगेंड्स हैं वो बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस या फिर CN माइनस। हमने बहुत से लिगेंड्स स्टडी करे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड्स बच्चों नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। सेकेंड, आपके पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड बच्चों कौन से हैं, जैसे NO प्लस, वेरी पॉपुलर, NO प्लस एक बहुत अच्छा आपका पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होता है, ठीक है। ओके, किसी को डाउट हो बीच में आप पूछ सकते हो। और थर्ड बच्चों आता है आपका न्यूट्रल, थर्ड होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या है, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जैसे बच्चों अमोनिया हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू CFT हम बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों कॉम्बिनेशन को, पॉजिटिव लिगेंड्स और नेगेटिव चार्ज लिगेंड को बच्चों बोला गया है अकॉर्डिंग टू CFT ये आपके पॉइंट है। क्या है बच्चों, पॉइंट चार्ज है। क्या है बच्चों, पॉइंट चार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू CFT negative charge ligand or positive charge ligand always called point charge ligand, always called point charge ligand, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। बट न्यूट्रल वालों की बात करेंगे तो इनको बच्चों बोला गया पॉइंट डाइपोल। क्या बोला गया, पॉइंट डाइपोल लिगेंड। प्लीज समझो डाइपोल क्यों, बिकॉज जहाँ पे पोलरिटी मिलती है, देखो अमोनिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अरे पोलरिटी डेवलप होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करो H और OH, तो यहाँ भी पोलरिटी देखने को मिलेगी। डाइपोल, डाई का मतलब टू पोल का मतलब पोलरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, CFT के अंदर जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं है उनका लॉस होगा, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, बिल्कुल। CFT को बच्चों डेवलप किसने किया था, हेंस बेथी ने और बच्चों जॉन ब्लैक ने। सेकेंड पॉइंट है, इसमें मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि CFT एज्यूम करती है जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड है ये पूरी तरीके से प्योरली आयोनिक है। सेकेंड पॉइंट, CFT के अकॉर्डिंग जो लीगेंड्स हैं वो बच्चों नेगेटिव चार्ज में है, पॉजिटिव चार्ज के साथ है, न्यूट्रल के साथ है। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के बच्चों बोला गया है CFT के अंदर ये पॉइंट चार्ज लिगेंड है। लेकिन जो न्यूट्रल है उनको आपको डाइपोल बोला गया, पॉइंट डाइपोल आपको लिगेंड बोले गए हैं। क्या पूरी बात समझ में आई, दोनों पॉइंट क्लियर? यस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, द अरेंजमेंट
the arrangement of ligands around the central metal atom or ions in such that the repulsion between these negative points or dipoles, ठीक है, आर मिनिमम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको रिपीट करूं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अरेंजमेंट है, किस चीज का अरेंजमेंट, लिगेंड्स अराउंड दी सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से 3D स्पेस में प्रेजेंट होंगे कि वहां पे जो रिपल्सन, बेटा कौन सा पॉइंट है, दैट द रिपल्सन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट और डाइपोल्स आर मिनिमम। ठीक है, मतलब जैसे मैं सिंपल सा पूछूं कि बच्चों हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ए, हमारे पास लिगेंड है दो, एक लिगेंड है, हमारे पास दो लिगेंड है, तो बताओ मैं जैसे मैं इसको लिखूं Al2 लिख लूं, मुझे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम इज ए, अगला हमारे पास लिगेंड है, तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि रिपल्शन कम से कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिगेंड को एक तो यहाँ लगा दें और दूसरे लिगेंड को हम यहाँ लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, हम दोनों को 180 डिग्री पर अगर लगा दें तो रिपल्शन मिनिमम होगा। इसके अलावा कोई और एंगल अगर आप चूज कर रहे हो तो वहां पर रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा लिगेंड और लिगेंड के साथ। तो ऐसा बोलता है सीएफटी कि आप मॉलिक्यूल्स को जब अरेंज कर रहे हो उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दिख रहे हैं, तो लिगेंड को हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, लिगेंड को हम इस तरीके से लगाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के आसपास कि वो लिगेंड के बीच में रिपल्शन कम हो, बिकॉज लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपको पता है लिबिस बेस होते हैं, तो उनमें रिपल्शन कम से कम हो, रिपल्शन कम से कम होगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे डिजाइन करना है, अरेंज करना है मॉलिक्यूल्स को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर बच्चों, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है? परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है? बता दीजिए जरा। ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में है दी फोर्स। आप एक बार ध्यान से सुन लोगे मन लगा के तो आपको फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दी फोर्स बिटवीन metals and ligands, the force between metal and ligands are two types। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी यहाँ पे जो आपके मेटल और लिगेंड के साथ जो आपको एक फोर्स दिखेगा, फोर्स पता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। पहला फोर्स क्या होता है, एक तो होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सेकेंड फोर्स के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पे आपका रिपल्शन फोर्स होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आपका डिफाइन किया जाएगा। तो ऐसा सीएफटी बोलती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसा बोलती है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। किस किस के बीच में होगा, जो मेटल और लिगेंड, बॉन्डिंग तो यही बननी है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में दो टाइप के फोर्स वर्क करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। बट अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पे दिखे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता है अट्रैक्शन बच्चों कहाँ पे होती है, अपोजिटली चार्ज के बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा बताओ जल्दी से, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ देखने को मिलेगा। और सामने से कौन आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां से देखने को मिलेगा, ये आपको लिगेंड से देखने को मिलेगा। कहां से मिलेगा, लिगेंड से देखने को मिलेगा। मतलब पॉइंट सिंपल सा ये हो गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों को कहां दिखेगा, सेंट्रल मेटल एटम का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड का नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में आपको पता है कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले हैं, सामने पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के पास, सामने से लिगेंड है नेगेटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही देगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में डेवलप हुआ वो समझ में आएगा। अब आते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स कहां पे डेवलप होता है, ये भी सीएफटी बताती है। तो सीएफटी कहती है कि रिपल्सिव फोर्स बच्चों मिलता है डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है आपके प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे बच्चों, कॉमन सी बात है कि सेंट्रल मेटल एटम के ही होंगे। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बच्चों, लिगेंड के। अब आप समझ लो ध्यान से, हुआ क्या, सेंट्रल मेटल एटम उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, बात समझने की कोशिश करना, दोनों चीजें एक साथ, पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, बिल्कुल सही, लिगेंड क्लोज आ गए, स्टेबिलिटी बढ़ी है। दूसरा, रिपल्सिव फोर्स सीएफटी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो सीएफटी ने बोला कि रिपल्सिव फोर्स वो होगा, भाई साहब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रिपल्सिव फोर्स डिस्कस नहीं किया गया है, वहां पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्योंकि ये सीएफटी पूरी की पूरी क्या है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो रिपल्सिव फोर्स क्या बोला सीएफटी ने, कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पहले से जो प्रेजेंट डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई डी खाली तो होता नहीं है 3D वाला, तो भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो 3D इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो डी इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से ही प्रेजेंट हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के जो पहले से प्रेजेंट डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लोन पेयर जो आपका अटैच किया है, जो अटैक किया है, तो लोन पेयर बच्चों किसका हो सकता है? वो आपके लिगेंड के हो सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ने जब वहां पे जाके अटैक किया था, तो वहां तो अट्रैक्टिव फोर्स बन चुका था, लेकिन रिपल्सिव फोर्स मिलता है डी इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से प्रेजेंट है, और लोन पेयर आपके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके लिगेंड के होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स आपका वर्क करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। अट्रैक्टिव फोर्स इज क्लियर, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में है, और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स किसके बीच में है? दोनों पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, हम सीएफटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा भी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल एक बार समझ लो, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम are divided into two sets depending on their orientation। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, उनको हम डिवाइड करते हैं दो में, डिवाइडेड इनटू टू सेट्स ऑफ, टू सेट्स में डिवाइड करते हैं, दो सेट्स कौन से होंगे, वो डिपेंड करेंगे ओरिएंटेशन के बेस पे। ओरिएंटेशन मतलब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट, तो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होगा, 3D स्पेस की हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल, तो उसमें ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, रिपल्शन, जहाँ पे रिपल्शन कम से कम हो, तो ऐसे एंगल्स पे रखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे रिपल्शन कम से कम हो, और अट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो आपका अधिक से अधिक। तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये आपका सीएफटी का ही पॉइंट है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं। डी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट है dx बाई, सेकेंड प्रेजेंट है आपका डी बाई जेड, डैश लगाते हैं यहाँ पे, थर्ड आपका प्रेजेंट है डी एक्स जेड, इसके बाद आपका फोर्थ प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और लास्ट आपका प्रेजेंट है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। इसमें आपकी इनको हम दो कैटेगरी में, पहली जो कैटेगरी इसकी आती है उसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। जब हम ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके, तो T2G बोलते हैं, और अगर हम सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो T2 बोलते हैं, सिर्फ T2 बोलते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करते हैं T2G बोलते हैं, ठीक। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स या T2G ऑर्बिटल्स बोलो, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं थ्री फोल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। नॉन एक्सियल बोल लो T2G ऑर्बिटल्स, थ्री फोल्ड, अभी नॉन एक्सियल वाले कौन से हैं, वो 3 होते हैं, थ्री फोल्ड देखें, थ्री फोल्ड तो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है dx बाई, डी बाई जेड, और आपका dx जेड, ये तीनों के तीनों आपके होते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल का मतलब क्या है अभी बताऊंगा मैं। नॉन एक्सियल का मतलब ये होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पेस को, इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ओरिएंटेशन बताऊंगा कैसे होगा, सेकेंड पॉइंट दोनों एक साथ बताऊंगा, ठीक है, एक्सियल कौन से, नॉन एक्सियल कौन से। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे आती है एक्सियल,
एक्सियल ऑर्बिटल। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलो या फिर आप यहाँ पे इनको इजी ऑर्बिटल्स बोलो। इजी हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, टेट्राहेड्रल को लेके हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसको सिर्फ ई बोलते हैं। ठीक है, ये रूल्स बदल रहे हैं। और उसके बाद बेटा इसको हम लोग बोल सकते हैं टू फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके। जब हम बात करें थे नॉन एक्सियल में, तो नॉन एक्सियल को हम लोग बोल सकते हैं T2G, या बोल सकते हैं थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसमें तीन पार्ट आते हैं, DXY, DYZ, DXZ। ठीक है, एक्सेल की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे है टू फोल्ड का अंदर दो ही ऑर्बिटल्स आते हैं। दो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका यहाँ पे होता है DX2Y2 और एक होता है आपका DZ2। यही दो ऑर्बिटल्स आपके आते हैं एक्सेल के साथ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर। तो DX2Y2 कैसे बनता है आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स के ऊपर बना दो, तो आपको एक्स दिख रहा है ना, ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर ही आप डिजाइन कर दो। तो ये आपका यहाँ से दिख रहा है, ये आपका DX2Y2 है। अगर मैं DZ2 को बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज DZ2, ये आपका DZ2 होता है। बात समझ में आ रही है, जेड एक्सिस। तो DX2Y2 और आपका DZ2, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो भी लूप्स हमारे ऑर्बिटल्स के प्रेजेंट हैं वो आपके क्या हैं, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। और यहाँ पे देखो ये भी एक्सिस के ऊपर ही दिख रहा है DZ2 के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे DXY उन सब की बात करूँ तो DXY कैसे बनता है, तो DXY में क्या होता है, इन बिटवीन होता है। इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका होता है DXY। ये इन बिटवीन है ना, लोब्स आपके क्या हो, ऑर्बिटल्स के इन बिटवीन हो, उनको बोलते हैं हम लोग, उनको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल में पहला DXY हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका DYZ होगा, तो DYZ भी आप बना सकते हो। DYZ कैसे बनेगा, वो जो बाई एक्सिस यहाँ पे हो गया, जेड एक्सिस यहाँ पे हो, ये लोग इस तरीके से बना लो, इन बिटवीन। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ थर्ड थर्ड होगा DXZ कैसे बनाया जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये लोग आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे DXZ। तो ये तीनों के तीनों आपको क्या क्या दिख रहे हैं कि भाई एक्सिस तो हमारा ये था, तो एक्सिस के इन बिटवीन आ रहे हैं। ठीक है, एक्सिस के इन बिटवीन हमारे ऑर्बिटल्स के लोब्स आ रहे हैं। तो मतलब एक्सिस पे तो नहीं है ना, जब एक्सिस पे नहीं है तो हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, दीज आर दी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल बोल लो, T2G बोल लो, T2G में आपके तीनों के तीनों है ना, T2G मतलब नॉन एक्सियल होता है, T2G का मतलब नॉन एक्सियल होता है, और तीनों के तीनों है DXY, DYZ, DXZ। और एक्सेल के अंदर दो होते हैं जो जस्ट मैंने बताया, DX2Y2, DZ2, जिसको बोलते हैं टू फोल्ड जनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, या बोल सकते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। तो एक्सेल क्लियर हो गया, नॉन एक्सेल भी आपको समझ में आ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं CFT में। तो थोड़ा एंगल के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, वन सेकेंड। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके डिजाइन किया है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम M प्रेजेंट है, एक्सिस को ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज मान लेते हैं बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, और लिगेंड की बात करते हैं तो एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड यहाँ पे है। ये लिगेंड्स कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे प्रेजेंट है ना, बात समझो ध्यान से, लिगेंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, और मैटर भी करते हैं, चलो मैं पॉजिटिव के साथ ही डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, बाकी आपका एक तरफ पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्स माइनस होगा, नेगेटिव साइड होगा। ठीक है, ये आपका बाई डैश होगा, यहाँ से आपका जेड डैश। एक लिगेंड इधर से आया, यहाँ से आया, और बच्चों यहाँ से लिगेंड आया। सामने कौन है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इस ये 3D है, दिस इज एक्चुअली 3D स्पेस, हम 2D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जेड एक्सिस होगा वो ऊपर होगा इस तरीके से, बाई एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, एक्स इधर होगा, बाई इस डायरेक्शन में होगा, और जेड इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जेड और बाई के साथ अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल कितना होगा, या बाई और एक्स के साथ बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री।
ये आपका ऊपर है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाले भी 90 डिग्री होंगे। तो मतलब जो जेड एक्सिस ऊपर है उसके साथ आप कोई भी एंगल निकालोगे, वो एंगल आपके जेड का बाई के साथ निकालो, जेड का एक्स के साथ, बिकॉज जेड यूं है ऊपर, समझो दिख रहे हैं, जेड यहाँ पे है, बाकी दो आपके प्लेन के ऊपर है, जेड इधर ऊपर की तरफ है। तो जेड के साथ एक्स का एंगल निकालोगे वो 90 डिग्री आएगा, बाई के साथ निकालोगे तो वो भी आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? यस, पहले मैं ऑक्टल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सही। अब लिगेंड जो अप्रोच करेंगे, तो लिगेंड कहाँ पे अप्रोच करेंगे? तो लिगेंड बेटा ऑब्वियसली जहाँ पे वीकेंट ऑर्बिटल्स होगा एक्सिस के अलोंग ये अप्रोच करेंगे। तो अब यहीं से ये बात बनती है कि जब एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन कौन से हमारे जो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के पास प्रेजेंट है। वो 5 ऑर्बिटल है, dx बाई है, dy z है, dx z है, d स्क्वायर वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है। तो इन पांचों ऑर्बिटल्स में से कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, जो जस्ट मैंने बताया था अभी, जल्दी से बताओ। जो एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे वो हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? यस, इसको एक्सियल बोला था मैंने। तो एक्सिस पे कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? एक तो प्रेजेंट होगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक प्रेजेंट होगा आपका डी जेड स्क्वायर। बस यही दोनों के दोनों आपकी क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सिस प्रेजेंट होंगे। अगर एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो सामने से लिगेंड आएगा। ठीक है, तो एक्सिस में प्रेजेंट ये जो जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये दो ऑर्बिटल्स, तो लिगेंड भी एक्सिस के लॉन्ग अटैक करता है। आपको पता है लिगेंड जब भी आएगा बाहर का लिगेंड, तो एक्सिस, जो एक्सिस दिख रही है बच्चों, उन एक्सिस के अलॉन्ग ही अटैक करता है। बहुत बात समझ में आ रही है? तो जब एक्सिस के अलॉन्ग अटैक करेगा तो ये जो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर, ये डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स। और बाकी जो तीन बचे हुए थे कौन कौन से? डी एक्स बाई जेड, डी एक्स जेड और डी बाई जेड, वो तीनों के तीनों आपके यहाँ पे लोब्स पे प्रेजेंट नहीं होंगे, एक्सिस की तरफ डिफाइन नहीं होंगे। वो आपको पता है वो बीच में होते हैं, इंटरमीडिएट, मतलब हमने बोला था वो बीच में होते हैं। एक्स वाई की बात करें, डी एक्स वाई की, तो एक्स वाई के बीच में लोब्स आएंगे इस तरीके से, यूं आते हैं ना। तो ये आपके बिल्कुल भी एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन कौन से? डी एक्स बाई जेड, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड। जब वो ऑर्बिटल्स के अलोंग नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सिस का लोग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर होंगे। जब वो अंदर होंगे तो उनके साथ जो इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड होगा वो बहुत ही वीक होगा। कैसा होगा? बहुत वीक होगा, इसलिए हम उनको बोलते हैं T2G। क्या ये अभी बात समझ में आई? पहले इतना बताओ, यहाँ तक पूरी बात समझ में आई? यस, क्लियर हुआ बच्चों सभी को? लिगेंड किसकी तरफ बेटर अप्रोच करेगा? जो एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। जो एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होगा उनकी तरफ डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा। तो कौन कौन से नहीं होंगे? तीन, उनके साथ आपका ये डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा। लेकिन बाकी जो तीन बच्चे हैं उनके साथ देखो डायरेक्टली अप्रोच करेगा, दो के साथ। चलो, यस, अब हम यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लेते हैं हम लोग, हेडिंग लेते हैं स्प्लिटिंग। इसमें और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, ठीक है, धीरे धीरे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो स्प्लिटिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये भी जरूरी। स्प्लिटिंग का मतलब क्या? ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होंगे हमारे पास? डी ऑर्बिटल्स, है ना। ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स है ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसकी डी ऑर्बिटल्स है। क्या होगा यहाँ पे? होगा कुछ ऐसा कि दो ऑर्बिटल तो ऐसे थे जिसके एलोंग लिगेंड अटैक हो रहे हैं सीधे, आराम से इंटरेक्शन होगा। बाकी तीन लिगेंड, तीन यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स ऐसे थे, dx बाई, डी बाई जेड, dx जेड, वो एक्सिस पे प्रेजेंट ही नहीं थे। तो लिगेंड जब अटैक करते हैं तो हमेशा एक्सिस पे करते हैं, और जब वो एक्सिस पे है ही नहीं तो वहां पे काय का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये पांच हैं, एक तो dx बाई है, डी बाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है, पांचों हैं। इन पांच में से दो ऐसे हैं जिनके साथ जो इंटरेक्शन लिगेंड का होगा बहुत अच्छा होगा, इफेक्टिवली होगा, बिकॉज वो एक्सिस पे है और एक्सिस पे अटैक कर रहा है आपका लिगेंड। तीन के साथ आराम से नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी। क्यों? जहां पे इंटरेक्शन बेटर होगा तो वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि दो हमारे होंगे, कौन कौन से? बताओ बच्चों। जहां पे इंटरेक्शन बेटर होगा उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो उनकी एनर्जी, और जो तीन बचे हुए हैं जो एक्सिस पे नहीं है, नॉन एक्सियल है, एक्सियल और नॉन एक्सियल के बीच में जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट एनर्जी जो आएगी। अभी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एनर्जी क्या है? सभी की सेम है, ध्यान दो। अभी एनर्जी कैसी है?
सेम है। जब तक लिगेंड अटैक नहीं कर रहे हैं, लिगेंड अटैक नहीं करेंगे तब तक एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन पांचों की एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड ने अटैक करना स्टार्ट किया तो उस केस में सबसे पहले बच्चों ये पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये अपने आप में पेयर्ड होना स्टार्ट करते हैं। वो क्या, कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है कि लिगेंड हमारा वीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पेयरिंग स्टार्ट करने पे इनकी एनर्जी जो बेटा थोड़ी सी बढ़ती है। स्टार्टिंग में एनर्जी इक्वल होती है, फिर एनर्जी जो इनकी बेटा इंक्रीज करती है, यहाँ एनर्जी इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने पे तो एनर्जी यहाँ डिफाइन करते हैं, दिस इज द एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी यहाँ पे इनकी इंक्रीज हो जाती है। 5 ऑर्बिटल है, एनर्जी आपकी इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस केस में इनकी स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग कैसे डिफाइन की जाए, तो सबसे पहले मैं स्प्लिटिंग बात करूंगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल को लेके, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं, पांचों के पांचों। अब इसमें से आपको बताना है कि लोअर एनर्जी किसकी है और हाई एनर्जी किसकी है। तो यहाँ पे हाई एनर्जी के जो सेट बनते हैं वो कौन से होते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। बात समझने की कोशिश करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। तो जो एक्सिस पे प्रेजेंट हमारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर होगा। उनके सामने लिगेंड आएंगे, तो वहां पे अट्रैक्शन तो होगा भी, लेकिन अट्रैक्शन के साथ रिपल्सन भी तो होगा, बिकॉज सीएफटी ने रिपल्सन को भी इंक्लूड किया है और अट्रैक्शन को भी इंक्लूड किया है। तो वहां पे क्या होता है, सब वैसा वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं कि जो आपके ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जो आपका डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान दो, इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है तभी तो इंट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू लिटिल बिट आपकी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये सामने दिखते हैं। जब सामने दिखते हैं तो लिगेंड आके अटैक तो करेंगे, अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रिपल्सन कहां से होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड और आपको जो पहले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन होता है। तो रिपल्सिव फोर्स आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। इन्हीं को हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल सेट। अच्छा, तीन जो नीचे बचे हुए हैं, तो तीन नीचे बचे हुए कौन कौन से हैं, एक तो आपका डी एक्स वाई है, और एक आपका यहाँ पे डी एक्स जेड है, एक आपका डी बाई जेड है। तो ये तीनों आपके एक्सिस पे होते नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपकी वैल्यूज निकाली गई है एक्सपेरिमेंटली, कि इन तीनों के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जिसकी वजह से डी एक्स बाई जेड, डी एक्स बाई, डी एक्स जेड, डी बाई जेड, इन तीनों की एनर्जी आपकी लोअर होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो इजी ऑर्बिटल सेट है उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू T2G, ठीक है। बिकॉज इजी की ज्यादा क्यों है, बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और T2G की एनर्जी कम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो जो आपके जो ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस पे होते नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब हुआ क्या कि इन इजी और T2G, मतलब ये वाला पॉइंट, इन इजी और T2G के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। उनकी एनर्जी, ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा, नीचे वालों की एनर्जी कम, मतलब इजी की एनर्जी ज्यादा, T2 की एनर्जी कम। तो एक यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और यही एनर्जी का जो डिफरेंस है यही बच्चों बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी, हम लोग इसी को बोलते हैं। तो पहली बात बताओ, ये सभी को समझ में यहाँ तक आया? यस, चलो बच्चों देखो, नेक्स्ट बेटा इसमें हम लोग थोड़े से कुछ अदर कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा और आपको डेप्थ में समझ में आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा भी हम लोग समझते हैं, ये पे ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो थोड़ा 3D डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, ठीक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब बेटा लिगेंड अप्रोच करेंगे ना, तो किधर किधर से करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अप्रोच करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सिस के लॉन्ग भी अप्रोच करेगा, यहाँ भी अप्रोच करेगा, समझने की कोशिश करना, बहुत ही मजेदार केस चल रहा है। इधर अप्रोच करेगा, एक बार यहाँ पे अप्रोच करेगा, इसको थोड़ा सा मैं ठीक बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको बेटर भी समझ में आएगा। यस, ये
इधर से यहाँ अप्रोच करेगा, ऊपर वाला ये इधर से अप्रोच करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को बना लेना, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अप्रोच समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 पेयर मतलब देखो 3 तो आपके ये प्रॉपरली एक्सेस हैं। देखो एक अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स डैश मिलेगा, होगा तो बच्चों वही एक्सेस ना, ये बाई हो जाएगा डैश में, यहाँ पे जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसकी आपके रिपल्शन मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू डी एक्स वाई। अगर मैं रिपल्शन को भी डिफाइन करूं तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा क्या? अगर मैं रिपल्शन को डिफाइन करूं तो डी एक्स वाई कंपेरिजन में डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का रिपल्शन ज्यादा होगा। अब कैसे, उसको समझ में आना चाहिए कि जब डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, बिकॉज ये सारे के सारे यहाँ पे लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये आपके लिगेंड्स यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लिगेंड। अच्छा, तो dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dx बाई, इसमें से dx स्क्वायर बाई स्क्वायर का रिपल्शन ज्यादा होगा। मैंने बताया भाई रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, बट कैसे ज्यादा हो, कोई बता सकता है मुझे? यस, अरे एक्स वाई बनाते हैं तो लिगेंड तो सामने बहुत रखा है सेंट्रल मेटल एटम का, तो अगर एक्स वाई बनाओगे तो एक्स वाई तो यूं बनेगा, ये एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बॉन्ड एंगल वाली कहानी भी है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि dx वाई के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? यस, अगर मैं पूछूं आपसे कि डीएक्सवाई बॉन्ड एंगल कितना होता है लोब्स के बीच में, लोब्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होता है, तो ये बड़ा जो थीटा होता है इट इज अराउंड 45 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, 45 डिग्री का अराउंड डीएक्सवाई की बात करूं, ठीक है। या मैं डी बाई जेड की बात करूं, लिसन केयरफुली, डी बाई जेड की बात करूं, डी एक्स जेड की बात करूं, डी एक्स वाई की बात करूं, तीनों के तीनों आपको 45 डिग्री के अराउंड आपको बॉन्ड एंगल मिलता है आपके लोब्स के बीच में। लोब्स के बीच का, लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड एंगल 45 डिग्री होता है, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की बात करूं, तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की अगर बात करूं तो इनके जो लोब्स होते हैं वो समझना, तो इनके जो लोब्स, अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं डार्क कर दूं, इनके जो लोब्स होते हैं तो वो लोब्स बेटा किस एंगल पे होते हैं, क्या एंगल होता है? तो एक्चुअली ना ये 3D स्पेस में होते हैं, और जब यहाँ पे अटैक होगा ना तो आपका अटैक इधर से या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या फिर वाई के अलोंग होगा, यही आपको, बिकॉज इट इज डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ना, एक्स एक्सिस भी तो आ रहा है इसमें, बाई एक्सिस भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो फिर इसके में या तो अटैक इधर से या फिर अटैक इधर से, कोई एक साइड से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आती है इट इज अराउंड 0 डिग्री। पूरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से फिर से सुन लेना, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, सुनो। जब dx बाई डी बाई जेड उन सब में आपका अटैक होगा, ठीक है, लिगेंड का, तो भाई लोब्स तो यहाँ पे है, बात समझने की कोशिश करना, लोब्स तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब लोब्स यहाँ पे दिख रहा है भाई लिगेंड तो यहाँ से आएगा ना, लिगेंड तो यहाँ से आएगा, तो इसके बीच के एंगल भी तो हम बहुत बात बोल भाई, टोटल एंगल की बात 90 डिग्री ना। अगर लिगेंड जो अटैक किया एक्सिस के अलॉन्ग, ऊपर से आपका जो लोब्स बीच में है, तो वो एंगल कितना 45 डिग्री होगा। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पे आपके डेक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में क्या होगा, ये तो एक्स और बाई एक्सिस के ऊपर ही आपके लोब्स बने होते हैं डेक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के अंदर, तो जब लिगेंड अटैक करेगा तो वो तो सामने से अटैक करेगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अभी इस तरीके से समझ में आ गया, बताओ जरा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल सही, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर, अभी वो पहले भी बताया था मैंने, मैं 3D डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटर भी यहाँ से समझ में आ जाए कि ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। यस, क्लियर हो गया यहाँ पे, कौन किस एंगल पे अटैक कर रहा है, कौन किस एंगल पे अटैक नहीं कर रहा है, नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट, ओके। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इनका ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रिपल्शन, ठीक है, एज कंपेयर टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। कोई कंफ्यूजन? आता किसी को कंफ्यूजन? इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इजी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम T2G, बिल्कुल क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे कि भाई इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, तो तभी तो स्प्लिटिंग हुई थी बच्चों, जो आपका 3D होगा वो 3D की स्प्लिटिंग इसलिए हुई थी, ध्यान दो, ऊपर वाले ज्यादा वाले एनर्जी के तो इजी, नीचे वाले आपकी T2G हो जाएंगे, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, इफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, इफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको करेंगे डेल ओ से, रिप्रेजेंट बाय डेल ओ, यही डेल ओ क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
दिस इज डेल ओ। डेल ओ क्या है कि जो Eg और जो T2g है इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ही एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड डेल ओ। डेल ओ को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। करेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल ओ का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पूरा समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर। बिल्कुल सही। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? अभी निकालते कैसे हैं वैल्यू, वो समझ लो। एनर्जी निकालते कैसे हैं, इसको फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसकी हम फॉर्मूला में वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी जाती हैं, इसमें लिखते हैं एन T2g एन T2g, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में होगा -0.4 डेल ओ, 0.4 डेल ओ, ये क्या वैल्यूज होगी बताएंगे अभी, प्लस आपका एन यहाँ पे इजी होगा, ब्रैकेट के अंदर 0.6 होगा, डेल ओ होगा, ठीक है। और लास्ट में होगा आपका एन डैश और आपका यहाँ पे पी। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसमें क्या कौन सा क्या है आपका एन T2g क्या है? एन T2g नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g। एन T2g का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल्स। जब हम करेंगे अभी स्प्लिटिंग तो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एन इजी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इजी ऑर्बिटल्स। और ये नंबर्स आपको मल्टीप्लाई के नंबर्स कहां से आते हैं जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 0.4 कहां से आता है माइनस, एनर्जी कम हो रही है, 0.6 कहां से आता है बताऊंगा अभी, ठीक है। एन डैश, यहाँ पे एन डैश क्या है? एन डैश है आपका नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड, ठीक है। नंबर ऑफ पेयरिंग, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड, ठीक है। लिगेंड जिन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा उनके नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पूरी बात समझ में आएगी। पी क्या है? पी आपका यहाँ पे है पेयरिंग एनर्जी, पी इज दी पेयरिंग। एन क्या है? एन डैश है आपका नंबर ऑफ पेयरिंग, कितनी पेयरिंग हुई है उनको। भाई लिगेंड सामने से आया, इसे यहाँ समझो। जैसे ये ऑर्बिटल था ना, ये ऑर्बिटल इस तरीके से था पांचों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से पेयर्ड थे, एक यहाँ अनपेयर्ड था। तो क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे पेयर्ड करते हैं ना, तो एक जो पेयरिंग हुई तो उसका नंबर 1, तो एंडस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग कितनी होगी भाई वैसे निकालेंगे, वीक लिगेंड आएगा तो पेयरिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एंडस की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी यहाँ पे क्या होता है? पी आपकी पेयरिंग एनर्जी होती है। और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों? पेयरिंग एनर्जी क्वेश्चंस में दी जाती है। ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन होगी, गिवन होगी, बस वैल्यू लगाओ और यहाँ से हम इजीली आंसर को निकाल पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत सही। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं, ध्यान दो, अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। अरे पेयरिंग करते हैं, लेकिन पेयरिंग तो करते हैं लेकिन वो जो रिपल्शन है वो ज्यादा रिपल्शन फील कराते हैं, मोर रिपल्शन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो मोर रिपल्शन को फील कराते हैं, पेयरिंग करते हैं, रिपल्शन ज्यादा फील कराते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है पी से। डेल ओ क्या है? डेल ओ है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आएंगे तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड आएंगे तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ रिपल्सन लेस होता है, रिपल्सन लेस होगा तो रिपल्सन लेस होने की वजह से उनकी जो डेल ओ की वैल्यू होगी, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो काफी कम होती है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आपके जो वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड के लिए बच्चों आपका डेल ओ की वैल्यू लेस होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या होगा? यस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ आपका डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड डिस्टर्बेशन एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। लेकिन वीक लिगेंड के साथ रिपल्सन कम होगा तो डेल ओ की वैल्यू आपकी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, बताना आप यहीं पे। जैसे मैंने आपसे बोला है कि इफ डेल ओ की वैल्यू आपको दे रखी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आपको दे रखी है 20,000, ठीक है। और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी के बारे में दे रखा है 15,000 यूनिट। इस तरह आपको बताना है कि यहाँ पे लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा कि वीक फील्ड लिगेंड होगा, किस टाइप का लिगेंड होना चाहिए। तो आपको ऊपर दिख रहा है क्या, यहाँ पे एनर्जी किसकी ज्यादा है? आपकी डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है आपकी पी से। तो हम लिख सकते हैं ना कि डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है पी से,
तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। दिस इज आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और आ जाते हैं बहुत बार, और हम टिक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही। नेक्स्ट, अब सुनना, जब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात करते हैं, तो वीक लिगेंड बच्चों, जहां से आपको ध्यान देना है, जहां से आपकी जो डोनर साइड्स हैं, या तो बच्चों ऑक्सीजन हो, या फिर आपका सल्फर हो, या फिर आपका हेलोजन हो। बात समझो, अगर बेटा डोनर साइड्स आपकी ऑक्सीजन है, सल्फर है, या जो हेलोजन हैं, तो वो सारे के सारे वीक लिगेंड कैटेगरी में आपके आपके लिए स्पेस आते हैं। जैसे एफ माइनस है, सीएल माइनस है, बीआर माइनस है, आई माइनस है, ओ एच माइनस है, एससीएन माइनस वन है, C2O4 माइनस 2 है। तो ये कुछ ऐसे हैं आपके, देख सकते हो, जहाँ पे डोनर साइड्स क्या दिख रही है। तो आपको एक ही बात समझनी है, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन। ऑलवेज कौन से लिगेंड, वीक लिगेंड को डिफाइन करेंगे। अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें, तो जहाँ पे डोनर साइड्स कौन कौन से होने चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डोनर साइड्स बच्चों होती है लिगेंड्स के पास कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो वी विल कॉल कि डेफिनेटली बच्चों, जैसे आपके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपका CN-1 है, NC-1 है, CO है, अमोनिया है, इथाइलिन डायमाइन है, DMG है, ठीक है, और EDTA है, आपका PH3 है, ठीक है, आपका ट्राइमिथाइल फॉस्फीन है, आपके ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है। ये सारे के सारे एग्जांपल बच्चों क्या होंगे आपके, किसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तो बेटर में समझ में आ गया, बहुत अच्छा, सभी क्लियर हो गया। यस, किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ तक? यस, एक बार देखो, एक सेकंड। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, ये हमारे डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये प्योर डी ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके ये प्योर डी ऑर्बिटल्स है। एनर्जी बच्चों इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करी है, यहाँ पे एवरेज एनर्जी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है, एवरेज एनर्जी डिफाइन होगी। फिर उसके बाद इनमें स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो ऊपर वाले बच्चों कौन से होंगे, दो मिलेंगे। एक आपका कौन सा होगा, DX² Y² होगा, ठीक है, और एक कौन सा होगा आपका, DZ² होगा, ठीक है। यस, नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे, 1 2 3। एक होगा आपका DXY, ठीक है, एक बच्चों होगा आपका DYZ, और लास्ट होगा आपका DXZ, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज आती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बीच में एक जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये आपका यहाँ पे रेफरेंस है, दिस इज द रेफरेंस, ठीक है। बैरी सेंटर भी बोलते हैं इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड बैरी सेंटर, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एनर्जी कितनी है, जीरो से, और यहाँ से इसकी एनर्जी कितनी है। तो देखो, इसका इजी ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल इजी ट्रिक, आप ध्यान रखना, मैथमेटिकल भी निकालूंगा, इजी ट्रिक ध्यान रखना। टोटल ऑर्डर्स कितने थे यहाँ पे, 5, यहाँ भी कितने थे, 5 ऑर्डर्स। तो इसके लिए एनर्जी की बात करो तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, इस एनर्जी की बात करें तो नीचे तो 5 हो जाएगा। बैरी सेंटर क्या है, जीरो, जीरो। तो वहां से एनर्जी नीचे 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 आने पे क्या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने के बाद जीरो से वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, 0 -1 -2 -3, लेकिन कितना नीचे आएगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों डिसाइड करेंगे। कितना नीचे आएगा, जो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में कितना नीचे आया वो डिसाइड करेगा। तो टोटल कितने थे, 5, 5 नीचे, लेकिन माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, बिल्कुल, और आपका डेल ओ, बस हो गया। तो नीचे के जो आपके ऑर्डर्स हैं, DXY, DYZ, DXZ, इन तीनों की जो एनर्जीज है, इन तीनों की जो नीचे वालों की एनर्जीज है, वेरी सेंटर से, उस जीरो से, वो कितनी एनर्जी है, वो आपकी माइनस में है। माइनस का मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करने के मतलब स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ऊपर वालों की एनर्जी कितनी होगी, तो वो निकल जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। तो इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी प्लस में। जीरो से ऊपर गया ना, ऊपर कितना जाएगा, नीचे 3 दिख रहे हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा प्लस में आपका 3/5, 3/5 डेल ओ। बस इसको आप सॉल्व कर लो, 5/2 लिख सकते हो डेसिमल में, उसको लिख सकते हो डेसिमल में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही वैल्यू मैंने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी के अंदर लिखी थी। तो इजी वाला कितना हो जाएगा, प्लस 0.6। अरे सॉल्व कर दो 5 को, ठीक है, 0.6 आ जाएगा, नीचे वाले का माइनस में आएगा, वो 0.4 होगा। तो इसलिए मैंने उस फॉर्मूले के अंदर 0.4 लिखा था माइनस में, और लिखा था 0.6 लिखा था, ठीक है। पॉजिटिव में समझ में आ गई वैल्यूज कहाँ से आई थी। यस,